हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का सिंपल सा नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आज हम 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड सेकंड टॉपिक रहेगा जो हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़े थे एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़े थे उनमें क्या डिफरेंसेस हैं एंड उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हमने बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़े थे, चाहे वो हेनरी फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, और साथ में हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल किसने दिए थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, एंड साथ में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी, उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और हमने ये देखा था यदि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, यदि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल को, साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। किसके द्वारा, केवल और केवल इन प्रिंसिपल्स को, इन टेक्निक्स को फॉलो करके। कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स थी, चाहे वो वर्क स्टडी हो, चाहे साइंटिफिक प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो एक टेक्निक्स थी मेंटल रिवॉल्यूशन हो, कई सारे प्रिंसिपल और टेक्निक्स टेलर ने दी थी, और जिसको यदि हम फॉलो करेंगे तो हम अपने टारगेट्स को बहुत ही अच्छे से क्या कर लेंगे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों 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 हमने इन प्रिंसिपल को पढ़ा है, क्यों हमने इन साइंटिफिक प्रिंसिपल को, टेक्निक्स को पढ़ा है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस। तो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सिंपल सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग हम डिस्कस करते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे वो क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं, वो हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। हमें ऐसा नहीं सोच सकते कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमें तुरंत ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका नॉलेज इंप्रूव करते हैं, उनकी इफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, साथ में उनकी एबिलिटी कैपेबिलिटीज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। जब भी डिफरेंट सिचुएशन में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम फॉलो करके उन डिसीजन को बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव मैनर में हम उनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ में जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी वो मिस्टेक कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक करते हैं उनसे भी सीख सकते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई डिसीजन लें तो राइट टाइम पर हम राइट डिसीजन ले पाएं। तो फर्स्ट टॉपिक सिंपल सा था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं इससे मैनेजमेंट की क्या होती है, मैनेजर्स के नॉलेज इंप्रूव होते हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, साथ में वो अपनी मिस्टेक से सीखते भी हैं, और जब भी उन्हें नेक्स्ट टाइम पर कोई डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं तो उस समय पर वो मिस्टेक नहीं करते हैं, और इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वो बहुत अच्छे ढंग से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा है कि इन प्रिंसिपल्स के द्वारा क्या हो सकता है, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 टाइप्स के रिसोर्सेज आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों। तो अभी हम इस पॉइंट में समझते हैं कैसे हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा था, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। उसमें क्या था, यदि हम अपने वर्कर्स के लिए फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस देते हैं तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो उनका डिवोशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। साथ में यदि वो सेटिस्फाइड रहते हैं तो अपने 100% एफर्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनका हम 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ में जो वर्कर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल को भी यूज करते हैं, वही वर्कर्स मशीनरी पर भी वर्क करते हैं, तो वो उन फिजिकल रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे हम अपने ऑप्टिमम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लानिंग करती है, प्रोसीजर्स वगैरह बनाती है, तो इन प्लानिंग और प्रोसीजर्स को भी हम प्रिंसिपल के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ऐसे प्लानिंग करनी है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। वर्क को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे भी वर्कर्स की एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ वगैरह होंगी, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो उसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन भी आएगा, और स्पेशलाइजेशन आने से उनकी इफिशियंसी
बहुत इंप्रूव होगी। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे और अपने टारगेट्स को हम अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में सिंपल सा है, जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट डे टू डे वर्किंग में कई सारे डिसीजंस लेते हैं, कई सारे उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो भी उनको डिसीजन लेने हैं, यदि उन डिसीजन को यदि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करके यदि वो डिसीजन लेते हैं तो साइंटिफिक डिसीजन को ले सकते हैं, साइंटिफिकली डिसीजन को ले सकते हैं। क्या सर कैसे ले सकते हैं? तो सिंपल होता है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। वो ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए कि एक दिन में किसी अतुल सर ने बोला और कोई नया प्रिंसिपल बन गया। तो अतुल सर के बोलने से वो प्रिंसिपल नहीं बनते, वो उनको बहुत ही साइंटिफिकली उनको डेवलप किया गया है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तब जाके वो डेवलप होते हैं। और जब मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कोई भी डिसीजन लेता है, वो यदि वो इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ये प्रिंसिपल कैसे होते हैं? साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। तो जब भी मैनेजर्स कोई डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजंस को भी साइंटिफिकली, उन डिसीजन को भी बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से वो साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं, जो कि किस पर बेस्ड होंगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर वो क्या होंगे? बेस्ड होंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट की। मैनेजमेंट कहाँ वर्क करता है? डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फीचर्स में पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंजेस, उसमें चेंजेस होते रहते हैं रेगुलरली, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, लीगल लेवल पर हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी लेवल पर क्या होते हैं? एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं वैसे वैसे हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने पड़ते हैं? हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कैसे हम चेंजेस करें, कैसे हम उन चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें, कैसे हम अप्लाई करें? तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करके डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करके हम उस एनवायरनमेंट को भी आसानी से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं, उन चेंजेस को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस, कैसे हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें चेंजेस को। तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम डिफरेंट सिचुएशन में उन चेंजेस को क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब भी हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर दिखेगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जो भी प्लानिंग की जाती है, जनरली ये कहाँ की जाती है? जनरली ये प्लानिंग की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, टॉप लेवल पर। तो टॉप लेवल में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी प्लानिंग, जो भी प्रोसीजर, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं। लाइक हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन को कैसे हमें ले जाना है, या इन्फॉर्मेशन का पथ क्या होगा, किससे कौन किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किससे किस तक फाइल पहुंचानी है और किसके बाद किसको फाइल पहुंचानी है। तो इन्फॉर्मेशन किस पथ से होकर जाएगी, उस पथ को हम किसके द्वारा? स्केलर चेन के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था। यूनिटी ऑफ कमांड में सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि 1 पर्सन 1 बॉस, या 1 एम्प्लॉय 1 बॉस, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। एक हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी टॉप लेवल, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाता है, तो इन पॉलिसीज को बनाते समय, प्लानिंग को करते समय, प्रोसीजर को बनाते समय यदि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, लाइक सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि सारी पावर किसके पास रहेगी? टॉप लेवल के पास रहेगी, या फ्यू हैंड, कुछ लोगों के पास रहेगी। तो हमें सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन की सारी पावर खुद के पास रखनी है या सभी के पास
धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है या नहीं करना है, यूनिटी ऑफ कमांड रखना है, क्या 1 पर्सन 1 पोस्ट रखना है नहीं रखना है, स्केलर चेन को फॉलो करना है नहीं करना है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। तो कई सारी जो पॉलिसीज प्लानिंग बनती हैं, यदि हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम इफेक्टिवली हम अपनी पॉलिसीज वगैरह को बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी समझ में आई हो। हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी मैनेजमेंट होता है वो सारे रिसोर्सेज कहाँ से यूज करता है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड लेबर मतलब एम्प्लॉयज़ हो, लेबर हो, कैपिटल मतलब पैसा, ये सारे रिसोर्सेज उनको कहाँ से मिलते हैं? सारे रिसोर्सेज उन्हें पब्लिक से मिलते हैं। और साथ में जो वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी किसको सेल करते हैं? प्रोडक्ट भी पब्लिक को सेल करते हैं। तो जब सारा रिसोर्सेज उनको पब्लिक से मिलता और सारे उनके प्रोडक्ट भी किसको सेल करते हैं? पब्लिक को करते हैं, तो वो पब्लिक से बहुत ही क्लोज जुड़े हुए होते हैं। तो जब उनको पब्लिक से इतना सब कुछ मिलता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी एक पब्लिक के लिए कुछ करें, ठीक है, रिटर्न में उन्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा है, जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं उनसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो हमारे अचीव होते ही हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मौके देता ही है। साथ में जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सर हमने एक पढ़ा था, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में हमने सिंपल सा पढ़ा था कि हमें अपने वर्कर्स के लिए क्या देनी है? एडिक्वेट एंड फेयर वेजेस देनी है। और जब हम अपने उनके एडिकेट और फेयर वेजेस देंगे तो उससे क्या होगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी पब्लिक के प्रति है, समाज के प्रति है, वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो सिंपल सा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, हमने बार बार पढ़ा, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं उनसे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टारगेट्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव होते ही हैं। और साथ में हम चाहे रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन हो, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं क्या ऐसी ओवरनाइट बन जाते हैं? सर वो ओवरनाइट नहीं बनते, वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, वो बहुत सारी साइंटिफिक इंक्वायरीज पर बेस्ड होते हैं। आगे समझ में तो जब भी हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, R&D करते हैं, तो हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपनी R&D को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में यदि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देनी हो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह देनी हो, तो हम इन प्रिंसिपल्स के बारे में क्या दे सकते हैं? उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ में एजुकेशन की हमने ये पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट बोथ होता है। तो साइंस होने के लिए क्या चाहिए? साइंस होने के लिए सिंपल सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं किसका काम करते हैं? स्टडी मटेरियल का काम करते हैं। और जब भी हम अपनी एजुकेशन करते हैं, चाहे 12th में हम ये पढ़ रहे हो, चाहे BCom, BBA, MBA वगैरह में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम उसको एक एजुकेशन के रूप में भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज का हम इस लेक्चर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सिंपली क्या पढ़ेंगे? जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे और साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स किसने दिए थे? FW टेलर ने दिए थे। उनके बीच में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस हम पढ़ें तो जो भी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो किससे रिलेटेड थे? वो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। उनके प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोला जाता है। और जो टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे उसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स बोला जाता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड, जो फ्योल के प्रिंसिपल है वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? जनरली टॉप लेवल पर होते हैं। क्यों? जनरली जो मैनेजमेंट, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होती है, चाहे जो पॉलिसीज बनती हो, स्ट्रेटजीज बनती हो, तो वहाँ पर जो प्रोसीजर पॉलिसीज बनती हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जनरली कहाँ फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? टॉप लेवल पर यूज कर सकते हैं। और जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो थी, चाहे वो वर्क स्टडी हो, वर्क स्टडी में चाहे मोशन स्टडी हो, चाहे फंक्शनल परफॉर्मेंस हो, उनको हम कहाँ यूज करेंगे? जनरली हम उनको फैक्ट्री में यूज करेंगे। और फैक्ट्री में जनरली क्या होता है? लोएस्ट लेवल पे फैक्ट्री होती है। तो फैक्ट्री जनरली जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, उनको जनरली हम कहाँ यूज करेंगे? लोअर लेवल में उनकी एप्लीकेबिलिटी है।
थर्ड नंबर पर क्या है, फ्योल ने किस बारे में फोकस किया, बेटर मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को हम कैसे बेटर कर पाएँ, कैसे हम पॉलिसीज प्लानिंग कितनी अच्छे से बना पाएँ, प्रोसीजर्स कितनी, स्ट्रेटजीज कितनी अच्छे से बना पाएँ। तो उन्होंने बेटर मैनेजमेंट बेटर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने वर्क किया। और इन्होंने क्या किया, टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स ली थी उन्होंने क्या किया, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ की, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। हमने कौन सा पढ़ा था, एक मोशन स्टडी पढ़ी थी ना। मोशन स्टडी में हमने क्या किया था, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या हैं, अनप्रोडक्टिव क्या हैं, उनको हमें क्या करना है, अनप्रोडक्टिव को खत्म करना है। हमने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में पढ़ा था, इफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, अनइफिशिएंट वर्कर्स होते हैं। तो उन्होंने हमेशा किस पर फोकस किया कि जो वेस्टफुल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो किसी काम की एक्टिविटीज़ नहीं है, उनको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। और टाइम की हमें क्या करना है, सेविंग करना है। हमें रिसोर्सेज को इफिशिएंटली क्या करना है, यूज करना है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उनको यूज करना है। साथ में टेलर ने क्या बोला था, किसी भी काम को करने की एक बेस्ट मेथड होती है, हमें उसी बेस्ट मेथड से क्या करना है, वर्क करना है। जो अनप्रोडक्टिव मेथड्स हैं, अनप्रोडक्टिव जो मोशंस हैं, उनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनको हमें खत्म करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो मैनेजमेंट, जो भी फ्योल ने जो भी प्रिंसिपल दिए, उससे क्या होगा, मैनेजमेंट की इफिशियंसी क्या होगी, मैनेजमेंट की इफिशियंसी बढ़ेगी। जो टॉप लेवल में जो मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल्स में जो डिपार्टमेंटल हैं, डिविजनल हेड्स हैं, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी। और जो साइंटिफिक टेक्निक्स या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो किसने दिए, टेलर ने दिए, उससे किसकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी, वर्कर्स की इफिशियंसी इंप्रूव होगी। क्यों, क्योंकि जो टेलर ने जो स्टडी की थी जनरली फैक्ट्री में की थी, उन्होंने हमेशा ही फोकस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि हमें बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है। जो डिफरेंट जो मोशंस होते हैं, अनप्रोडक्टिव मोशंस होते हैं, उनको एलिमिनेट करना है। हमें टाइम स्टडी करनी है, हमें फैटिग स्टडी करनी है। उन्होंने जो भी उन्होंने रिसर्च की थी, वो जनरली किस पर की थी, फैक्ट्री में रहते हुए वर्कर्स पर उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी। तो उन्होंने वर्कर्स की इफिशियंसी को क्या किया, उन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो फ्योल के प्रिंसिपल हैं किसके लिए होते हैं, मैनेजमेंट के लिए होते हैं। और मैनेजमेंट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। तो इनके जो प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है वो ऑल ओवर यूनिवर्सली हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टेलर्स ने जो टेक्निक्स दी, वो कहाँ पर, जनरली जो वर्कर्स होते हैं, जो लोअर लेवल होता है, वहीं पर यूज कर सकते हैं। जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जनरली वहाँ पर हम इनकी टेक्निक्स को जनरली फॉलो नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन जनरली स्पेसिफिक सिचुएशन में ही इनके टेलर की टेक्निक्स और प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने जो फ्योल थे, हेनरी फ्योल थे, उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे। और वो किस पर बेस्ड थे, फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पर उनको हम यूज कर सकते हैं। और इन्होंने जनरली किस पर फोकस किया था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, या जो हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना है। वर्कर्स के साथ में उन्होंने बोला कि हमें टाइम का मोस्ट वे में क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। तो उन्होंने वर्क के स्टैंडर्डाइजेशन पर क्या किया, फोकस किया। मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज में सिंपल सा है, फर्स्ट सिमिलरिटी दोनों के बीच में क्या है, उन्होंने क्या बोला, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दोनों ने ही बोला, जो भी टेलर थे, टेलर ने क्या दिया था, एक हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड दिया था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दिया था कि नहीं। तो उन्होंने क्या बोला था, दोनों जो एक दिया था मेंटल रिवॉल्यूशन, उसमें उन्होंने क्या बोला था, दोनों की जो एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग है, हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है। उसको पॉजिटिव थिंकिंग में क्या करना है, चेंज करना है। सिमिलर फ्योल ने भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल दिए जो दोनों को क्या बताते हैं, दोनों सिंपल सा ये बताना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या मैनेजमेंट या वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। जब उनके बीच में कोऑपरेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन दिखेगा, डिसिप्लिन भी दिखेगा, उनके एक दूसरे के बीच में बिलोंगिंगनेस भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको एक, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होंगे, अचीव होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या है, दोनों ने किस पर फोकस किया, मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी। इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है, चाहे वो टेलर की चाहे वर्क स्टडी हो, चाहे फंक्शनल फोरमैनशिप हो, चाहे हेनरी फ्योल ने चाहे डिवीजन ऑफ वर्क दिया हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हो, यूनिटी ऑफ कमांड दिया है। तो दोनों में उन्होंने किस पर फोकस किया कि हमारे वर्कर्स की या जो भी मैनेजमेंट की इफिशियंसी को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। दोनों ने इफिशियंसी पर क्या किया, फोकस किया।
थर्ड नंबर पर क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क दोनों ने किस पर फोकस किया, स्पेशलाइजेशन पर फोकस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में स्पेशलाइजेशन बढ़ना चाहिए। तो टेलर ने कौन सा टेक्निक दी थी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप दी थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, किसी भी फैक्ट्री वर्क को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट था, एक कौन सा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद भी उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया था। गैंग बॉस वगैरह आपने पढ़े थे, इंस्पेक्टर पढ़े थे, रूट क्लर्क पढ़ा था, टाइम एंड कॉस्ट शीट क्लर्क पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है, हमें वर्क को अलग अलग स्मॉल लॉट्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। उस वर्क को क्या करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे जब हम वर्क को डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। तो दोनों ने किस पर फोकस किया था, स्पेशलाइजेशन पर फोकस किया था। उसके बाद क्या है, बेसिस फॉर रिसर्च। इसका सिंपल सा मीनिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, चाहे साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, वो किस पर बेस्ड हैं, जो भी वो डेवलप हुए हैं ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं, वो साइंटिफिक तरीके से उनकी इंक्वायरी हुई है, ऑब्जर्वेशन हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जाके ये प्रिंसिपल टेक्निक्स क्या हुए, डेवलप हुए हैं। तो हम इनको रिसर्च के काम में भी क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। रिसर्च के काम में एक बेस का काम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, मोर इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि दोनों ने, चाहे वो फ्योल्स हो चाहे वो टेलर हो, दोनों ने किस पर फोकस किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्टली अचीव करने हैं। आगे से उन्हें फ्योल ने प्रिंसिपल दिया था सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट पर फोकस नहीं करना है, किस पर फोकस करना है, जनरल इंटरेस्ट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हमें उस पर फोकस करना है। सेम चाहे वो टाइम स्टडी हो, चाहे वो मोशन स्टडी हो, फैटिग स्टडी हो, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम हो, हार्मोनी नॉट डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, कोई भी, चाहे टेक्निक्स हो, साइंटिफिक टेक्निक्स हो, चाहे साइंटिफिक प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, दोनों ने किस पर फोकस किया, दोनों ने सिंपल फोकस किया कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना है, चाहे सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, चाहे प्रॉफिट मैक्सिमम, कुछ भी हो, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ पर ही फोकस करना है। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज आपको समझ में आई होंगी। आज हमारा ये टॉपिक पूरा, आज चैप्टर हमारा ये पूरा खत्म होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में कितने 9 लेक्चर बनाए थे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको लग सकता है इतने लेक्चर क्यों बना रहे हैं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, बहुत अच्छे से पढ़ा है। और फर्स्ट चैप्टर 160 मिनट का था, ओनली 160 मिनट का था। सेकेंड चैप्टर भी लगभग 125 मिनट के समथिंग जाएगा। यदि आपको थोड़ा इसको स्पीड में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको पढ़ पाएंगे, है ना। तो यदि हमें अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए। यदि हम सोचें 2-2 घंटे में यदि एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो 24 आवर्स होते हैं ओनली 12 चैप्टर के। तो सोचो 24 आवर कितने कम होते हैं। कितना बड़ा सब्जेक्ट जो हमें 80 मार्क्स देगा, क्या हम उसके लिए 24 मिनट नहीं दे सकते? क्या हमें देना चाहिए यदि हम अच्छा पढ़ेंगे। और साथ में मैंने कुछ और सब्जेक्ट से भी हटके कुछ प्लान किया है, लाइक 6 सिग्मा है, ऐसी कई मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा। वो आपके कोर्स से रिलेटेड तो नहीं होंगे, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत काम आएंगे। बहुत सारी टेक्निक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ समय में उस पर भी वर्क चल रहा है, तो धीरे धीरे करके हम उनको भी अपलोड करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। सेकेंड चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके कजिन्स वगैरह हो, आपके जो कॉलोनी में जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हों जो 12th में पढ़ रहे हो, 11th में भी, मैं 11th के भी बिजनेस स्टडी की लेक्चर अपलोड करने वाला हूं कुछ ही समय में, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अतुल सर के लेक्चर ज़रूर देखना है। अतुल जैन सर को आप यूट्यूब पर सर्च करें और मेरे लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स। जो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। और हम नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।